आज हम हिंदी साहित्य की एक ऐसी रचना की गहराइयों में उतर रहे हैं जिसने सच में पीढ़ियों को प्रभावित किया है। हाँ, मुंशी प्रेमचंद का कालजयी उपन्यास गोदान। बिल्कुल। गोदान एक मील का पत्थर है हिंदी साहित्य में। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, मतलब ये 1930 के दशक के भारतीय गांवों का, हाँ, वहाँ के किसानों के जीवन का, उनके संघर्षों का। हाँ, उनके संघर्षों और सपनों का एक जीता जागता दस्तावेज है। सही कहा। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस उपन्यास के सार, इसके पात्रों की जटिलताओं और प्रेमचंद के शक्तिशाली संदेश पर रोशनी डालते हैं। हाँ, तो हमारा मकसद यही है कि उन स्रोतों से जो ज़रूरी बातें हैं वो निकालकर आपके सामने रखें। जी। तो चलिए सीधे उपन्यास की दुनिया में चलते हैं। गोदान ये पहली बार 1936 में छपा था हाँ, 1936। और ये प्रेमचंद का लिखा आखिरी पूरा उपन्यास था। कई लोग मानते हैं कि ये उनके साहित्यिक जीवन का मतलब शिखर था। हाँ, बिल्कुल माना जाता है। और वो दौर भी ऐसा था। भारत की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी जी। और समाज के अंदर भी आप देखें तो गहरे बदलाव आ रहे थे, तनाव थे। बिल्कुल। और गोदान सही मायनों में इसी उथल-पुथल भरे दौर के ग्रामीण भारत का आईना है। अच्छा। प्रेमचंद हमें उस दुनिया में ले जाते हैं जहां किसान गरीबी, कर्ज और सामाजिक शोषण के एक जैसे कभी ना खत्म होने वाले चक्र में फंसे हुए हैं। उनका संघर्ष सिर्फ पेट भरने का नहीं है, ये अपनी इज्जत, अपनी इंसानियत बचाए रखने का भी संघर्ष है। सही। और इस पूरी कहानी के बिल्कुल केंद्र में है एक साधारण सा किसान होरी महतो। होरी महतो। और उसकी एक ऐसी इच्छा जो उसकी पूरी जिंदगी पर एक तरह से हावी हो जाती है। हाँ, होरी महतो ये नाम तो शायद हर भारतीय पाठक के मन में बसा हुआ है। बिल्कुल। वो मेहनती है, ईमानदार है, लेकिन कह सकते हैं कि व्यवस्था का मारा हुआ है। हाँ, किस्मत और व्यवस्था दोनों का। और उसकी सबसे बड़ी इच्छा है जो आपने कही, वो है एक गाय पालने की। जी। हमारे स्रोत बताते हैं कि उस जमाने में गांव में गाय रखना सिर्फ दूध या खेती के लिए नहीं था। नहीं नहीं, वो सामाजिक प्रतिष्ठा का सवाल था। अच्छा, प्रतिष्ठा का। हाँ, संपन्नता का और एक तरह से धार्मिक पुण्य का भी प्रतीक माना जाता था। ओह। बिल्कुल। और यही प्रेमचंद की खूबी लिखती है। होरी की इच्छा देखिए, ऊपर से तो बहुत मामूली लगती है। हाँ, एक गाय तो है। हाँ, लेकिन ये उस सामाजिक व्यवस्था का निचोड़ है जहाँ इंसान का सम्मान, उसका अस्तित्व ऐसी बाहरी चीजों से तय होता है। और एक और दिलचस्प बात यह है कि हिंदू परंपरा में गोदान मतलब मृत्यु के समय गाय का दान। हाँ, सुना है इसके बारे में। वो मोक्ष प्राप्ति के लिए बहुत जरूरी माना जाता था। तो होरी की ये इच्छा सिर्फ सामाजिक सम्मान की नहीं थी, ये एक तरह की आध्यात्मिक शांति की तलाश भी थी शायद। ये तो बहुत गहरा मतलब निकल रहा है। हाँ, और विडंबना देखिए। हाँ, वही कि यही इच्छा जो सम्मान और शांति का प्रतीक होनी चाहिए थी, वही होरी के जीवन के दुखों का सबसे बड़ा कारण बन जाती है। बिल्कुल। गाय खरीदने के चक्कर में वो कर्ज लेता है, वहीं से शुरुआत होती है। और बस वहीं से उसके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। वो कर्ज के ऐसे जाल में फंसता है जिससे वो कभी निकल ही नहीं पाता। कभी नहीं। मुझे हमेशा ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे एक नेक इरादा, एक छोटी सी ख्वाहिश, एक अन्यायपूर्ण व्यवस्था में किसी की बर्बादी का सबब बन सकती है। आपने बहुत अहम नुक्ता उठाया, मतलब ये पॉइंट बहुत जरूरी है। प्रेमचंद यही दिखाते हैं कि ये सिर्फ होरी की कहानी नहीं है। नहीं है। ये उस वक्त के लाखों किसानों की त्रासदी है। साहूकार का ब्याज, जमींदार का लगान, फिर वो सरकारी कर्मचारियों की वसूली। हाँ, पटवारी, पुलिस। जी। और सामाजिक रीति रिवाजों का बोझ, ये सब मिलकर किसान को पीस डालते हैं। होरी का कर्ज सिर्फ बढ़ता जाता है, ब्याज पर ब्याज लगता है, वो अपनी जमीन गिरवी रखता है, अपनी फसल बेचने को मजबूर होता है। लेकिन कर्ज कभी खत्म नहीं होता। ये गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं है, जैसा कि आपने कहा, ये अफसरों की भयानक कमी है। सही। होरी मेहनत तो करता है, दिन रात लगा रहता है, लेकिन व्यवस्था उसे आगे बढ़ने का कोई रास्ता ही नहीं देती। और इस संघर्ष में होरी अकेला भी नहीं है, मतलब उसका पूरा परिवार। हाँ, उसका परिवार भी उसके साथ पिसता है। उसकी पत्नी धनिया, जो होरी से कहीं ज्यादा यथार्थवादी है, ज्यादा जुझारू है। हाँ, वो मजबूत है बहुत। लेकिन वो भी परिस्थितियों के आगे कई बार बेबस हो जाती है। उनके बच्चे हैं, गोबर और सोना, उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, अपनी मुश्किलें हैं। प्रेमचंद ने पारिवारिक रिश्तों के तनाव को, पीढ़ियों के बीच के टकराव को भी बहुत बहुत बारीकी से उकेरा है। धनिया का पात्र तो खास तौर पर बहुत बहुत मजबूत लगता है। हाँ, बहुत मजबूत। जहाँ होरी ज्यादातर चुपचाप सहता जाता है, मतलब
परिस्थितियों से समझौता कर लेता है। हाँ, दब जाता है। वहीं धनिया अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती है। वो आत्मसम्मान वाली औरत है, बिल्कुल, जो गरीबी में भी अपनी गरिमा बनाए रखने की कोशिश करती है। होरी और धनिया का रिश्ता ये दिखाता है कि कैसे बाहरी दबाव पति पत्नी के बीच भी तनाव पैदा कर सकते हैं, लेकिन साथ ही ये उनके आपसी सहारे को भी दर्शाता है। धनिया एक तरह से होरी की अंतरात्मा की आवाज जैसी है। अच्छा, जो उसे बार बार व्यवस्था की नाइंसाफी का एहसास कराती रहती है। और कहानी का अंत, उफ, वो तो दिल को झकझोर कर रख देता है। हाँ, बहुत मार्मिक है। जीवन भर गाय की इच्छा पाले रखने वाला होरी मरते समय भी वो इच्छा पूरी नहीं होती। उसकी पत्नी धनिया पुरोहित को अपनी जमा पूंजी के वो थोड़े से आने देकर कहती है, महाराज, घर में ना गायें हैं, ना बच्चियां, ना पैसा। यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। हाँ, ये क्षण इतना मार्मिक है, इतना शक्तिशाली है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि होरी जिंदगी भर जिस सम्मान और पुण्य के पीछे भागा, वो उसे मरने के बाद भी नसीब नहीं हुआ, कम से कम सामाजिक रस्मों के हिसाब से तो नहीं। और ये अंत प्रेमचंद की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। मतलब बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी शुगर कोटिंग के। हाँ, बिल्कुल कच्चा सच, कठोर यथार्थ को जस का तस दिखा देना। ये पाठक को एक गहरे अवसाद में छोड़ता है, लेकिन साथ ही सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर इस त्रासदी का जिम्मेदार कौन है? क्या सिर्फ होरी की किस्मत, या वो पूरी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था जिसने उसे इस हाल में पहुंचाया? चलिए अब पात्रों पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं, क्योंकि गोदान की असली जान तो उसके पात्र ही हैं। बिल्कुल। होरी महतो की बात हमने की। वो भारतीय किसान का प्रतीक है, अपनी सारी कमजोरियों और अच्छाइयों के साथ। जी। वो ईमानदार है, पर थोड़ा डरपोक भी है ना? हाँ, कह सकते हैं। वो परंपराओं को निभाना चाहता है, पर उन्हीं के बोझ तले दबा हुआ है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उसकी अच्छाई ही, उसकी ईमानदारी ही उसकी कमजोरी बन गई? ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है। देखिए, होरी की ईमानदारी और उसका सीधापन उसे शोषण का आसान शिकार बनाते हैं। हाँ, ये तो है। वो चालाकी नहीं कर पाता, दूसरों को धोखा नहीं दे पाता, और इस बेरहम दुनिया में ये गुण उसे नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन क्या इसे कमजोरी कहना ठीक होगा? शायद प्रेमचंद ये दिखा रहे हैं कि एक भ्रष्ट व्यवस्था में नैतिक मूल्यों पर टिके रहने की कीमत चुकानी पड़ती है। अच्छा। होरी हार जाता है, पर शायद अपनी इंसानियत नहीं खोता। उसकी त्रासदी यही है कि उसकी अच्छाई उसे बचा नहीं पाती। और धनिया, हमने उसकी मजबूती की बात की। वो होरी के बिल्कुल विपरीत लगती है कई बार। हाँ, बहुत अलग। वो लड़ती है, आवाज उठाती है। हाँ, धनिया जमीन से जुड़ी हुई यथार्थवादी स्त्री है। वो जानती है कि दुनिया कैसे चलती है। वो साहूकारों से, पंडितों से, यहाँ तक अपने पति से भी भिड़ने में नहीं हिचकिचाती जब उसे लगता है कि अन्याय हो रहा है। सही। वो होरी के आदर्शवाद के सामने एक व्यवहारिक चुनौती पेश करती है, लेकिन वो भी आखिर में व्यवस्था के आगे पूरी तरह नहीं जीत पाती। उसका संघर्ष ग्रामीण भारत की औरत की हिम्मत और उसकी सीमाओं दोनों को दिखाता है। फिर आता है गोबर, होरी का बेटा। हाँ, गोबर। वो नई पीढ़ी का प्रतीक है, जो गांव की जड़ता से, उस माहौल से ऊब चुका है। बिल्कुल। वो शहर भाग जाता है, वहां काम करता है, और जब लौटता है तो उसके तेवर बदले हुए होते हैं। हाँ, उसमें एक तरह का विद्रोह होता है। वो पुरानी मान्यताओं पर सवाल उठाता है, अपने पिता की तरह चुपचाप सब कुछ सहने को तैयार नहीं है। गोबर का चरित्र बहुत महत्वपूर्ण है। वो गांव और शहर के बीच के द्वंद्व को दिखाता है। हाँ। परंपरा और आधुनिकता की टकराहट। वो बदलाव चाहता है, विद्रोह करता है, लेकिन शहर की जिंदगी भी उसे पूरी तरह रास नहीं आती। अच्छा, वहां भी दिक्कतें हैं। हाँ, प्रेमचंद गोबर के जरिए ये सवाल उठाते हैं कि क्या पुरानी व्यवस्था से निकलकर नई व्यवस्था में जाना ही समाधान है? क्या शहर की जिंदगी गांव की समस्याओं का असली हल है? गोबर का अनुभव दिखाता है कि शोषण के तरीके बदल सकते हैं, लेकिन शायद शोषण खत्म नहीं होता। वो होरी की पीढ़ी की निष्क्रियता को चुनौती देता है, पर खुद भी पूरी तरह सफल नहीं हो पाता। और दूसरी तरफ हैं वो पात्र जो इस शोषणकारी व्यवस्था को चलाते हैं, साहूकार, दाता दीन, झिंगुरी सिंह। हाँ, जमींदार, राय साहब, पटवारी, पंडित, ये सब मिलकर होरी जैसे किसानों का जीवन दुभर कर देते हैं। बिल्कुल। साहूकार किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें कर्ज के जाल में फंसाते हैं और उनकी जमीन हड़प लेते हैं। जी।
जमींदार राय साहब जैसे लोग वो दोहरी जिंदगी जीते हैं। दोहरी जिंदगी कैसे? मतलब बाहर से प्रगतिशील और देशभक्त दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से सामंती सोच वाले और शोषक होते हैं। वे किसानों से लगान वसूलते हैं, बेगार करवाते हैं और पंडित और पुरोहित धर्म के नाम पर अपना स्वार्थ साधते हैं। ये सब मिलकर एक ऐसा ताना बाना बुनते हैं जिसमें होरी जैसा सीधा साधा किसान छटपटा कर रह जाता है, फंस जाता है पूरी तरह। हाँ, प्रेमचंद ये दिखाते हैं कि ये सिर्फ बुरे लोग नहीं हैं, ये एक पूरी व्यवस्था के पुर्जे हैं जो एक दूसरे के स्वार्थों को साधते हुए चलती है। तो ये सिर्फ होरी की कहानी न होकर उस पूरे तंत्र की, उस पूरे सिस्टम की कहानी बन जाती है जो इंसान को इंसान नहीं समझता। हाँ, बिल्कुल। हमारे स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि गोदान भारतीय किसान जीवन का महाकाव्य है। महाकाव्य है, बिल्कुल। ये उस समय के समाज का एक्सरे है। निश्चित रूप से गोदान का कैनवास बहुत बड़ा है। इसमें सिर्फ गांव ही नहीं, शहर का जीवन भी है। अच्छा, शहर भी है? पूरियों को उजागर किया है। कमाल है। ये उपन्यास दिखाता है कि कैसे गरीबी सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक और मानसिक गुलामी भी पैदा करती है। होरी और उसके जैसे लोग सिर्फ पैसे से गरीब नहीं हैं, वे सम्मान और अवसरों से भी वंचित हैं। तो अगर हम गोदान से निकलने वाले मुख्य संदेशों को समेटना चाहें तो वो क्या होंगे? एक तो यही कि गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं, अवसरों की कमी है। हाँ, अवसरों की कमी है। होरी के पास मेहनत थी पर अवसर नहीं थे। हाँ, ये पहला और सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। दूसरा, सामाजिक न्याय और समानता। ये किसी भी स्वस्थ समाज की बुनियाद है। बिल्कुल। गोदान दिखाता है कि जब समाज में गहरी असमानता होती है तो मानवीय गरिमा को कैसे कुचल देती है। जातिवाद, वर्ग भेद, ये सब होरी जैसे लोगों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर रखते हैं। और तीसरा, जो शायद सबसे क्रांतिकारी विचार है, वो ये कि अगर व्यवस्था ही अन्यायपूर्ण हो तो सिर्फ व्यक्तिगत मेहनत और ईमानदारी काफी नहीं है। होरी की पूरी जिंदगी इस बात का सबूत है। बिल्कुल। प्रेमचंद यहाँ एक तरह से पूरी व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर ढांचा ही सड़ा हुआ है तो उसमें रहकर ईमानदार बने रहने की कोशिश भी व्यर्थ हो सकती है। बात तो सही है। जरूरत व्यक्तिगत सद्गुणों की नहीं बल्कि व्यवस्था में बुनियादी बदलाव की है। गोबर का विद्रोह, हाँ, गोबर, वो इसी बदलाव की छटपटाहट का प्रतीक है, भले ही वो अधूरा रह जाता है। गोदान हमें प्रेरित करता है कि हम उन सामाजिक और आर्थिक संरचनाओं पर सवाल उठाएं जो अन्याय को बनाए रखती हैं। तो ये थी मुंशी प्रेमचंद की अमर कृति गोदान पर हमारी आज की चर्चा, जो हमारे स्रोतों में दिए गए विश्लेषणों पर आधारित थी। जी, ये एक ऐसी रचना है जो मुझे लगता है आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 1936 में थी। बिल्कुल, शायद ज्यादा। ये हमें भारतीय समाज की उन सच्चाइयों से रूबरू कराती है जिनसे हम शायद नजरें चुराना चाहें, लेकिन जिनसे मुंह मोड़ना मुश्किल है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि होरी महतो का संघर्ष क्या वाकई खत्म हो गया है? ये बड़ा सवाल है। और अंत में एक सवाल जो शायद हम सबके मन में रह जाता है। क्या इंसान का मूल्य और उसकी पहचान सिर्फ उसकी सामाजिक हैसियत या भौतिक सफलता से तय होती है? होरी अपनी जिंदगी की लड़ाई हार गया। हाँ। समाज की नजर में वो एक असफल व्यक्ति था। हाँ। लेकिन क्या विपरीत परिस्थितियों में हर तरह के दबाव के बावजूद अपनी इंसानियत को बचाए रखने की उसकी कोशिश का कोई मोल नहीं? सोचने वाली बात है। गोदान हमें इसी जटिल सवाल के साथ छोड़ जाता है कि हार में भी क्या कोई जीत छिपी हो सकती है और मानवीय गरिमा का असली मतलब क्या है।